वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। और आज हम हैं अपने वीडियो 3 में और बिजनेस स्टडीज की सीरीज चल रही है बिजनेस द बॉस में। तो अब हम आज बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, कि क्या है उसका नेचर, किस तरीके से उसके बारे में जानकारी और हासिल की जा सकती है। उसको अगर समझना है, उसको अगर परखना है तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट जानना बहुत जरूरी है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 3 पार्ट्स बनते हैं। पहला होता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, दूसरा है मैनेजमेंट एज एन साइंस और तीसरा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो इन तीनों ही चीजों पर हम बात करेंगे। अच्छा, एक जो कंफ्यूजन है जो बहुत ज्यादा बच्चों में मैंने नोटिस किया है वो ये है कि अधिकतर ये जो पॉइंट्स लिखे हैं बुलेट्स में, बच्चे समझते हैं कि ये मैनेजमेंट के पॉइंट है। बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो यानी कि जो बुलेट्स लिखे हुए हैं ये आर्ट्स यानी कि कला के बारे में लिखा गया है, ये साइंस के बारे में लिखा गया है और ये प्रोफेशन के बारे में लिखा गया है, ये मैनेजमेंट के बारे में नहीं है। अब इन बुलेट्स का फायदा क्या होता है, इन पॉइंट्स का फायदा क्या है। अब आपको ये देखना है कि ये जो आर्ट्स के पॉइंट यहां लिखे गए हैं, साइंस के पॉइंट यहां लिखे हैं और प्रोफेशन के पॉइंट यहां लिखे हुए हैं, क्या मैनेजमेंट भी इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करता है। अगर फॉलो करता है टिक इट यस, अगर नहीं करता है तो क्रॉस नो। तो आइए इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट में। तो आर्ट की 3 खूबियां होती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन और तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में कहा गया है कि थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, पुरानी थ्योरीज पर आधारित होती है। क्या मैनेजमेंट में भी थ्योरीज होती हैं? डेफिनेटली होती हैं। जब आप सेल्स में काम करते हैं, आप मार्केटिंग में काम करते हैं, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या आप ह्यूमन बिहेवियर एचआर में काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो आप बहुत सारी साइकोलॉजिकल और ह्यूमन थ्योरीज का एप्लीकेशन करते हैं। यानी कि मैनेजमेंट में आर्ट का जो पहला गुण है वो पाया जाता है, टिक इट यस, पाया जाता है। दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन को इस तरह से समझिए कि जो आर्ट होता है वो हर व्यक्ति के लिए कस्टमाइज सर्विस देता है, हर सिचुएशन के लिए कस्टमाइज रिजोल्यूशन बनाकर देता है। तो क्या मैनेजमेंट भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन देता है? चलिए बात कर लेते हैं। लेट से किसी एक मार्केट में हमारी सेल्स बहुत डाउन है, रीजन को फाइंड आउट किया और उस पर्टिकुलर मार्केट के लिए हमने एक स्पेशल स्कीम बनाई या स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई, या किसी एक एम्प्लॉय में या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज में कुछ डिससेटिस्फैक्शन हुआ तो मैंने उनके लिए कुछ स्पेशल पॉलिसीज बनाई, कुछ स्पेशल उनको मैंने ट्रीटमेंट दिया। इट मींस यस, आई एम प्रोवाइडिंग द पर्सनलाइज्ड सर्विसेज एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इज एप्लीकेबल हियर। तो दूसरा पॉइंट भी टिक लगता है कि मैनेजमेंट में आर्ट का ये दूसरा गुण भी पाया जाता है। तीसरे पे बात कर लेते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिविटी। जैसे जैसे आप उसमें काम करने लगते हैं आपको बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, वो है आपकी प्रैक्टिसेस। उन्हीं नॉलेज और उन्हीं एक्सपीरियंस के आधार पे आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है। हर एक सिचुएशन से कैसे निकल कर आगे बढ़ना है, कैसे उन प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, ये आपकी क्रिएटिविटी डेवलपमेंट पर बेस्ड करता है। तो क्या मैनेजमेंट में भी ये सारी चीजें पाई जाती हैं? ऑब्वियसली यस। कैसे? लेट्स से देयर इज अ सिचुएशन ऑफ स्ट्राइक और आप अपने पिछले कई साल के एक्सपीरियंस से ये पता लगा चुके हैं कि स्ट्राइक होने के 2 या 3 रीजंस होते हैं। अब उनके आधार पर आपने कुछ ऐसी पॉलिसी फॉर्मेशन किया कि जिससे स्ट्राइक भी टूट गई उनकी, यानी कि स्ट्राइक भी खत्म हो गई और आपके बिजनेस को कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो यस, मैनेजमेंट में ये तीसरा वाला गुण भी पाया जाता है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट is an art, करेक्ट। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो ये 3 बुलेट्स जो दी हुई है, ये जो 3 पॉइंट दिए हुए साइंस के बारे में दिए हुए हैं। तो चलिए इन पे बात कर लेते हैं। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, सो एज मैनेजमेंट इज आल्सो अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बिकॉज बहुत सारे आपके जो थ्योरीज हैं, चाहे वो फ्यूल्स के हो या टाइलर के हो, जो प्रिंसिपल दिए गए हैं वो क्या हैं?
वो आपके सिस्टमाटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज के थ्रू ही मिला है। उसमें बहुत सारी कह सकते हैं कि आप उन्होंने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे एक लॉ बनाया, एक लॉ क्रिएट किया है, तो थ्योरी को उन्होंने यूनिवर्सल एप्लीकेबल करने लायक बनाया है। तो वो क्या है, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके अलावा एक चीज और है, साइंस क्या करती है, डेटा फैक्ट्स को एनालाइज करके उसके ऊपर अपना कुछ विचार देती है, अपनी बात रखती है। सो एज मैनेजमेंट आल्सो डू द सेम थिंग। मैनेजमेंट क्या करता है, उन सारे फैक्ट्स को, उन सारी वाक्यों को, उन सारी सिचुएशंस को इकट्ठा करता है, उनके डेटा इकट्ठा करता है और उनको एनालाइज करके फिर कोई कदम आगे बढ़ाता है। तो पहला जो स्टेप है ओके हो जाता है। दूसरा है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, यस डेफिनेटली ये साइंस का है और ये हमारा मैनेजमेंट का है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि कैसे ये पॉइंट सेटिस्फाइड करता है। लेट्स से एक कंपनी के अंदर ये पाया गया कि मजदूरों की जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो एक एम्प्लॉय ने क्या किया, यानी कि एक मैनेजर ने क्या किया, सुपरवाइजर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे कुछ प्रोग्राम रन कराया और उसने देखा क्या इससे इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। उसने देखा कि थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट हुआ है। लेट्स से उसने कुछ इंसेंटिव प्रोग्राम रख दिया, उसने उस इंसेंटिव प्रोग्राम को धीरे से कुछ दिनों बाद वापस पुल ऑफ कर लिया। फिर उसने देखा कि प्रोडक्टिविटी में अभी भी कोई चेंज नहीं आया है, वो उसी लेवल पर चल रही है। फिर उसको लगा कि क्या प्रोडक्टिविटी और बढ़ाई जा सकती है। उसने फिर से इंसेंटिव प्रोग्राम्स और प्रमोशन प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया और उसने देखा कि प्रोडक्टिविटी और बढ़ रही है। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट थे उससे क्या हुआ, मैनेजमेंट को फायदा। और मैनेजमेंट क्या कर रहा है, रेगुलर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, यस सेटिस्फाइड। तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। इसको समझ लीजिए, इसको बहुत से लोग यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी कह देते हैं और टोटली गलत हो जाता है। फिर वो यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है कि जो चीज यहां इंडिया में फॉलो हो रही है, जिस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, क्या सेम रिजल्ट अमेरिका में भी आएगा। ये चीज होती है आपकी यूनिवर्सल वैलिडिटी। लेट्स से 2 + 2 4 होता है। मैं वो यहां करूं, चाहे मैं युगांडा में करूं, मैं चाहे जर्मनी में करूं, मैं चाहे सिडनी में करूं, कहीं भी करूं, मेरा 2 + 2 = 4 ही होगा। लेकिन अगर मैं यहां कोई बीज लगाता हूं, इंडिया में एक कोई पौधा लगाता हूं, उसको पीछे टेम्परेचर देता हूं, कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर देता हूं, पानी देता हूं, तो जिस हिसाब से वो पेड़ बड़ा होगा, क्या उसी हिसाब से वो ग्रीनलैंड में भी पेड़ बड़ा होगा। ये चीज होती है आपकी यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो जिस चीज से हम, जिस थ्योरी से हम आज यहाँ इंडिया के वर्कर्स को टैकल कर सकते हैं, क्या उसी टेक्निक से हम अमेरिकन और जो आपके क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियन वर्कर्स हैं, क्या उनको भी टैकल कर सकते हैं? नहीं, लिटिल बिट कहीं ना कहीं इसमें वेरिएंस आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये वाला रूल फॉलो नहीं होता है। 2 होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट इज इम्प्योर साइंस। क्योंकि इसमें काफी हद तक चीजें फॉलो हो रही हैं, लेकिन कुछ चीजें, एक चीज फॉलो नहीं हो रही, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, इम्प्योर बोल दिया। और अगर एक चीज फॉलो हो रही होती तो क्या हो जाती, प्योर साइंस हो जाती, जैसे कि आर्ट्स था मैनेजमेंट। चलिए अब तीसरे पॉइंट में बात करते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन वर्ड सुना है आपने, प्रोफेशनल्स को देखा भी है, प्रोफेशनल्स को एडमायर भी करते हैं, उनके जैसा बनना भी चाहते हैं। तो चलिए प्रोफेशनल पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। एक जो प्रोफेशनल होता है वो अपनी फील्ड में मास्टर होता है, उसको अपने विषय की हर एक चीज की जानकारी होती है। सो एज मैनेजर्स आल्सो हैव। तो ये पहला पॉइंट टिक लगता है कि हाँ भैया, जो हमारे आगे मैनेजर्स उनको भी सारी नॉलेज होती है, सब खलीफा है हमारे यहाँ, मान लिया हमने। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक वे ऑफ बिहेवियर होता है, उसके बियॉन्ड ये जाके काम नहीं करते हैं। लेकिन क्या मैनेजर्स इसको फॉलो करते हैं? नहीं, वो कभी नहीं करते। वो हर सिचुएशन में एक ना कोई तरीका निकालते हैं, कोई क्रिएटिविटी निकालते हैं और उससे बाहर आ जाते हैं। और क्रिएटिविटी किसका पॉइंट है? आर्ट्स का, ना कि प्रोफेशन का। तो ये पॉइंट यहाँ पर कैंसिल होता है। सर्विस मोटिव, इनका एक उद्देश्य होता है अपनी सर्विस प्रोवाइड करना। डेफिनेटली वो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्लियर? कई बुक में इसको क्रॉस कर दिया जाता है, ये मान लिया जाता है कि वो ह्यूमन बिहेवियर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और वो काम नहीं करना चाहते, सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं।
तो भैया ऐसा हर जगह हो सकता है, बट वाइडली हम प्योर परसेप्शन लेके चलते हैं। तो प्योर परसेप्शन कहता है कि सर्विस मोटिव होता है, यस डेफिनेटली दे हैव अ सर्विस मोटिव, बिकॉज वो जॉब ही कर रहे हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। प्रोफेशनल एसोसिएशन, आपने देखा होगा चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे लॉयर्स हो, या कोई भी प्रोफेशनल हो, वो किसी ना किसी अपनी एक एसोसिएशन से जुड़ा होता है। सो एज मैनेजर्स आल्सो हैव एसोसिएशन कॉल्ड ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो क्या जरूरी है कि सारे जो मैनेजर्स होते हैं वो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन से ही एसोसिएटेड होते हैं या उससे जुड़े होते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया? इट्स नॉट अ प्रोफेशन। हियर क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट इज नॉट ट्रीटेड एज प्रोफेशन। तो अगर कल को क्वेश्चन, अच्छा चलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आंसर किस तरह से लिखना है आपको। तो अगर आर्ट का क्वेश्चन आता है, साइंस का आता है या प्रोफेशन का आता है, तो सबसे पहले आपको इन बुलेटिन्स को लिखना जरूरी है। उसके बाद हर एक पॉइंट को एनालाइज करके आपको बताना है कि मैनेजमेंट में क्या ये चीज प्योरली फॉलो होती है। इफ यस देन मार्क अ टिक लाइक आई हैव डन हियर। उसके बाद आपको कंक्लूजन देना है ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन। लेट्स से क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फॉर प्रोफेशन, तो अब मुझे बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन एंड data I can say that management is not purely profession or cannot be treated as a profession because it do not follow many of its part, whereas management is purely an art because it follows and satisfied all 3 points or conditions। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, तो हमें एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, एक भी नंबर मिस नहीं करना है अपना। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।